नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रविंद्र अकेडमी पर। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि इस चैनल पर अपन चतुर्थ श्रेणी की क्लासेस देख रहे हैं, जिसमें अपन साइंस के एक टॉपिक को पहले कवर कर चुके हैं, जिसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। अभी फिलहाल इसमें एक नए टॉपिक को अपन प्रारंभ कर चुके हैं, जिसमें अपन कुछ गुणधर्मों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, और वो टॉपिक है साथियों धातु एवं अधातु। यानी धातु एवं अधातु के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के ऊपर अपन चर्चा कर रहे थे साथियों। इसमें अपन इससे पहले धातुओं के रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्मों के ऊपर चर्चा कर चुके थे, और कल के सेशन में अपन ने चर्चा की थी अधातु के रासायनिक गुणधर्मों के भौतिक गुणधर्मों के ऊपर, और अब रासायनिक गुणधर्मों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो अपन बात करते हैं साथियों अधातु के रासायनिक गुणधर्म। अधातु के रासायनिक गुणधर्मों के ऊपर चर्चा करेंगे साथियों कि किस प्रकार अधातु ये होती है जो वायुमंडलीय पदार्थों से, जैसे ऑक्सीजन से, जल से और अम्ल से क्रिया करके किस प्रकार अपने गुणधर्म है वो प्रकट करती है, उन पर चर्चा करेंगे साथियों। तो सबसे पहले अपन अधातु की क्रिया किससे करवाते हैं? अधातु की क्रिया अपन करवाते हैं वायुमंडलीय ऑक्सीजन से। जब किसी अधातु की क्रिया वायुमंडलीय ऑक्सीजन से करवाते हैं तो ये क्या बनाती है साथियों? ये बनाते हैं अम्लीय ऑक्साइड। क्या बनाते हैं? ये मिलकर बनाते हैं अम्लीय ऑक्साइड। यानी कुल मिलाकर जब किसी अधातु की क्रिया वायुमंडलीय ऑक्सीजन से करवाते हैं तो अम्लीय ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। इससे पहले मैंने आपको कल वाले सेशन में बताया था कि जब किसी धातु की, मेरी बात पे थोड़ा सा गौर कीजिए साथियों, कि जब किसी धातु की क्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं तो वहां से सारी ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। धातु की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो सारी ऑक्साइड प्राप्त होती है, जबकि अधातु की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो अम्लीय ऑक्साइड प्राप्त होते हैं साथियों। यानी जो ऑक्साइड बनते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं साथियों। तो इस प्रकार आपको एक चीज याद रखनी है कि जब अधातु की क्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं तो अम्लीय ऑक्साइड बनते हैं। इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब अधातु हो तो अम्लीय ऑक्साइड बनेगा। इसमें आप ये ऐसे याद रखते हो कि अधातु में भी अ आता है और अम्लीय में भी अ आता है। तो कभी भी याद रखना अधातु से तो अम्लीय बनेगा, ऐसे अ बनेगा, मतलब अधातु में अ आता है और अम्लीय में भी अ आता है। इसी प्रकार जो धातु होती है ना, धातु में किस प्रकार के ऑक्साइड बनते हैं? धातु से सारी ऑक्साइड बनते हैं। कब बनते हैं? जब ऑक्सीजन से क्रिया करवाते हैं, या कोई धातु है या अधातु जब वायुमंडलीय ऑक्सीजन से अपने आप क्रिया कर लेती है तो किस प्रकार वो अम्लीय और सारी ऑक्साइड बनाती है। तो इस ट्रिक को आप याद रख लेना, इस टर्म को याद कर लेना कि ए से ए याद रख लेना साथियों। आपको याद रखने में आसानी रहेगी कि अधातु है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और जो धातु है वो जब ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो सारी प्रकृति के हो जाते हैं साथियों। तो इस प्रकार उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। तो साथियों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए साथियों। आप सभी साथियों के लिए मैं इतनी मेहनत से एनसीईआरटी बेस्ड क्लासेस लेकर आ रहा हूँ, एक बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। एनसीईआरटी क्लास बुक से ये जो कंटेंट है वो तैयार किया जा रहा है आपके लिए, तो बिल्कुल बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेकर आ रहा हूँ साथियों। अब अपन अधातु की क्रिया करवाते हैं किसके साथ? जल के साथ। जब अधातु की क्रिया जल के साथ करवाते हैं तो यहाँ क्या होता है साथियों कि अधिकांश अधातुएं जल के साथ क्रिया नहीं करती। एक चीज याद रखना कि जो अधिकांश अधातुएं होती है वो जल के साथ क्रिया नहीं करती। अधिकांश अधातुएं जल के साथ क्रिया नहीं करती, अधिकांश अधातुएं क्या होती है? जल के साथ क्रिया नहीं करती है। तो इस चीज को आप याद रखना। इसीलिए फास्फोरस होती है, एक फास्फोरस है जो अधातु है, उसको अपन जल में रख लेते हैं, जल में इसको रखते हैं क्योंकि ये कभी भी जल से क्रिया नहीं करते हैं। तो इस प्रकार अपन इस चीज को याद रखना है कि अधातुएं कभी भी जल से, अधिकांश लगभग अधातुएं आपको ऐसी मिल जाएगी जो जल से क्रिया नहीं करती है। इसके अलावा अपन देखते हैं साथियों अधातु की क्रिया अम्ल से करवाते हैं। किससे? जब अधातु की क्रिया किससे करवाते हैं? किसी अम्ल से करवाते हैं, है ना। जो तनु अधिकांश जो अधातु है वो तनु अम्लों से क्रिया नहीं करती। याद रखना, इस चीज को भी याद रखना, जो अधिकांश अधातुएं हैं वो तनु अम्लों से या अम्लों से, अधिकांश अम्लों से क्रियाएं नहीं करती है साथियों, क्रिया नहीं करती। तो अधातुएं जल से लगभग
अधातुएं है वो जल से क्रिया नहीं करती है, और अधिकांश अधातु ऐसी है जो कि अम्लों से भी क्रिया नहीं करती है साथियों। तो इस प्रकार आपको ये चीजें आपको याद रखनी है साथियों। तो इस प्रकार अपन अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म भी देख चुके हैं। इसके अलावा एक चीज आपको मैं और एक्सप्लेन करना चाहूंगा साथियों, कि आपने नाम सुना होगा उत्कृष्ट धातु। एक शब्द का नाम आपने सुना होगा, कौन सी शब्द है वो है साथियों उत्कृष्ट। उत्कृष्ट धातुएं, उत्कृष्ट धातुएं कौन सी होती है? उत्कृष्ट धातुएं वह होती है साथियों ऐसी धातुएं जो वायु, जल, अम्ल एवं क्षार से क्रियाएं नहीं करती हैं। यानी ऐसी धातुएं जिन पर वायु का, जल का, अम्ल या क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो उत्कृष्ट धातुएं होती है साथियों। उत्कृष्ट धातुएं वो होती है जिन पर, याद रखिएगा साथियों, जिन पर O2 यानी ऑक्सीजन का, जल का और अम्ल का या फिर शार्क भी बोल सकते हैं, शार्क का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो उत्कृष्ट धातु होती है। उत्कृष्ट धातु में क्या होता है साथियों, कि वो उत्कृष्ट जैसे होती है उसी प्रकार उत्कृष्ट धातु होती है जिनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो अंतिम कक्ष में पूर्णतः भरा होता है। तो इनमें अंतिम कक्ष में कोई जगह नहीं होने के कारण ये क्या होती है, उत्कृष्ट गैसें होती है, जो कि साथियों किसी अन्य धातु से या अन्य किसी पदार्थ से क्रिया नहीं करती है, इसलिए उत्कृष्ट धातु होती है। अगर आपको उदाहरण पूछा जाए उत्कृष्ट धातुएं कौन सी होती है, तो उत्कृष्ट धातुओं के लिए आप उदाहरण ले सकते हैं। सबसे अच्छे उदाहरण है साथियों सोना और चांदी। सोना, चांदी आपने अपने दैनिक जीवन में महसूस किया होगा साथियों, कि जैसे सोना और चांदी है वो हमेशा ज्यादातर चमकीली मिलती है, आपको चमक रहती है उन पर हमेशा। वायुमंडलीय जल और ऑक्सीजन से कम ही क्रिया करती है, उनका जो रंग परिवर्तित नहीं होता है, वो हमेशा चमकीली अवस्था में ही होती है। कौन? सोना और चांदी, क्योंकि वो उत्कृष्ट धातु है, उन पर ऑक्सीजन का, जल का, अम्ल और शार्क का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस वजह से वो उत्कृष्ट धातु होती है, जिसको अपन बोलते हैं उत्कृष्ट धातु। और कौन सी धातु है? सोना और चांदी। तो इसको याद रखना साथियों, ये एग्जाम में आ सकता है कि उत्कृष्ट धातु कौन सी होती है, तो सोना और चांदी आपको उदाहरण याद रखना है साथियों। तो इस प्रकार उत्कृष्ट धातुएं आप समझ गए होंगे। उत्कृष्ट धातुएं क्यों होती है? क्योंकि ये सबसे कम क्रियाशील होती है। कम क्रियाशील होने के कारण ये किसी अम्ल से, क्षार से, जल से, क्षार से क्रिया नहीं करती है साथियों, क्योंकि इनका अंतिम कक्ष है वो भरा होता है, इसलिए ये साथियों क्रिया नहीं कर पाती है। तो इसलिए उत्कृष्ट धातुएं होती है साथियों। साथियों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी साथियों को समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए साथियों, एक लाइक कीजिए साथियों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए साथियों इस क्लास को, ताकि उन साथियों जो चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी फायदा हो सके साथियों। तो अपनी क्लास लगभग है वो यहाँ समाप्त हो चुकी है साथियों। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं। तो एक एक चीज को मैं यहाँ पर बताते हुए चलूंगा साथियों, तो आपको अगर आप नोट डाउन करना चाहिए तो कर सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं। और लगभग क्वेश्चन मैं अभी बताऊंगा, उन्हीं में से एक आपका क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के लिए देखने को मिल सकता है। तो वो क्वेश्चन है साथियों कि एकमात्र ऐसी धातु, अपन पढ़े हैं उन्हीं के ऊपर चर्चा कर रहे हैं साथियों। एकमात्र ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, वह कौन सी धातु है? आपको वैसे तो पता है साथियों, धातु ही होती है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है, मैंने आपको बताया था। लेकिन एकमात्र ऐसी धातु है, कौन सी है, जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है कमरे के ताप पर या फिर सामान्य ताप पर। तो याद रखिएगा साथियों, पारा, इसे मरकरी भी कहते हैं, पारा या इसका प्रतीक होता है साथियों Hg, और इसे पारा या मरकरी भी कहते हैं। तो ये एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अभी कुछ ही दिन पहले पशु परीक्षा के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है साथियों। इसके अलावा इससे रिलेटेड भी बिल्कुल थोड़ा सा अंतर है, वो क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है कि एकमात्र ऐसी अधातु जो कमरे के ताप पर
द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। एकमात्र ऐसी अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। यानी ऐसी कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? तो साथियों उस धातु का नाम है ब्रोमीन। याद रखिएगा साथियों, ब्रोमीन जिसका प्रतीक है Br, और ये ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो कमरे या फिर सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है साथियों। इसके अलावा साथियों अपन बात करते हैं कि साथियों वह कौन सी धातुएं हैं जिनको चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है। वह कौन सी धातुएं हैं जिनको हम चाकू से भी आसानी से काट सकते हैं? तो साथ ही वो धातुएं होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये क्वेश्चन आया हुआ साथियों भी एलडीसी परीक्षा में। लिथियम वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि वह कौन सी धातु है जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो वो धातु होती है साथियों लिथियम। ये क्वेश्चन अभी एलडीसी परीक्षा में इसी वर्ष यानी जो पिछले 2024 में लगी थी परीक्षा, तो लेकिन अभी भी फिलहाल उसका ज्वाइनिंग नहीं हुई है, वो चल रही है पेंडिंग में। तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सी धातु है जो कि अपन उसको आसानी से चाकू से काट सकते हैं, तो उसमें ऑप्शन था लिथियम और उसका ये राइट आंसर था। तो इस प्रकार आपको समझना है साथियों, ये जो क्वेश्चन मैं आपको लेकर आया हूँ बेहद ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इसके अलावा क्वेश्चन क्या बन सकता है? वह कौन सी धातुएं हैं जिनको केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है? किसमें? केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। यानी ऐसी कौन सी रखा जाता है? ऐसी कौन सी धातुएं हैं जिनको केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है? क्यों रखा जाता है केरोसिन में डुबोकर? क्योंकि साथियों ये क्या करती है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन और जल से क्रिया करके आग पकड़ लेती है साथियों। जैसे कि साथियों ऐसी धातुएं कौन कौन सी, ये अत्यधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं, और वो धातुएं होती है साथियों एक तो पोटेशियम। याद रखिएगा साथियों, पोटेशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु है। ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन और जल से क्रिया सबसे पहले करती है, यानी सबसे अगर क्रियाशीलता अधिक किसी धातु की होती है तो वो पोटेशियम की है। और उसके बाद में बात करते हैं साथियों सोडियम की, है ना। सोडियम करेगा, और सोडियम के बाद में साथियों करेगा कौन? सबसे ज्यादा क्रियाशीलता सोडियम की होती है, उसकी सबसे ज्यादा क्रियाशीलता पोटेशियम की होती है, उसके बाद सोडियम की होती है, उसके बाद में कैल्शियम की होती है साथियों, और कैल्शियम के बाद में मैग्नीशियम की होती है Mg, और उसके बाद में एल्यूमिनियम की होती है। लेकिन आपको इतना ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आप इनको याद कर लेना, पोटेशियम और सोडियम को, इनको अपन केरोसिन में या फिर मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं, क्योंकि ये क्या होता है अत्यधिक क्रियाशील धातु है। क्रियाशील धातु होने की वजह से वायुमंडलीय ऑक्सीजन और जल से क्रिया करके तुरंत आग पकड़ लेती है, तो वायुमंडलीय संपर्क को तोड़ने के लिए इनको केरोसिन के तेल में रखा जाता है साथियों। तो इससे आगे का अपना क्वेश्चन कहां से बन सकता है? इसके आगे का क्वेश्चन बन सकता है साथियों कि इनके आगे का क्वेश्चन अपना यहाँ से बन सकता है साथियों कि जिनके गलनांक कम होते हैं, या जो जल की सतह पर तैरने वाली धातुएं होती हैं, जल की सतह पर तैरती हैं, जिनके गलनांक कम होते हैं वो जो जल की सतह पर तैरती है, जल की सतह पर तैरने वाली कौन सी होती है? वही साथियों क्या नाम है? सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ये इनके घनत्व कम होते हैं, इसलिए जल की सतह पर तैरने वाली
धातुएं होती हैं साथियों। तो इनको आप याद कर लीजिए साथियों। एकमात्र ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है, पारा या मरकरी, किसी एग्जाम में पशुपति की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एकमात्र ऐसी अधातु, याद रखिएगा साथियों, अधातु की बात हो रही है। एकमात्र ऐसी अधातु जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है वो होती है ब्रोमीन। और वह कौन सी धातु है जिनको चाकू आसानी से काटा जा सकता है? लिथियम को काटा जा सकता है, सोडियम को काटा जा सकता है, पोटेशियम को काटा जा सकता है। वह कौन सी धातु है जिनको केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? पोटेशियम को, सोडियम को, कैल्शियम को, क्योंकि ये वायुमंडल से संपर्क की क्रिया करके आग पकड़ लेती है। और वह धातु कौन सी जो चाकू से आसानी से क्यों काटा जा सकता है? चाकू से क्योंकि ये मुलायम होती है साथियों। ये अपवाद है, अपवाद से लगभग मैंने अपवाद वाले क्वेश्चन लिए हैं आपको, और मैंने पहले बताया था कि क्वेश्चन अगर बनेगा इस टॉपिक से तो अपवाद से ही बनेगा साथियों। तो इस प्रकार आप इनको देख लिए होंगे। अब आगे की चर्चा करते हैं। अब आगे की चर्चा करते हैं कि एकमात्र ऐसी अधातु जो ठोस अवस्था में पाई जाती है। अगले अपवाद की अपन बात करते हैं। अपवाद की एकमात्र अधातु जो ठोस अवस्था में पाई जाती है। इसके गलनांक घनत्व अधिक होते हैं। तो साथियों वो होता है अपना हीरा। हीरे का क्या होता है? इसका गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है, इसलिए ठोस अवस्था में पाया जाता है साथियों। इसके अलावा साथियों अपन देखते हैं कि वह अधातु जो विद्युत की सुचालक होती है, विद्युत की सुचालक होती है तो कौन होती है साथियों? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होती है? अधातु होने के बाद भी, जबकि मैंने बताया था कि जो अधातु है वो विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन ये जो ग्रेफाइट है वो एकमात्र ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है साथियों। इसके अलावा अपन देख लेते हैं साथियों इसके अलावा अपन और भी उदाहरण अपने यहाँ से देख लेते हैं साथियों कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु की बात करें तो वो होती है साथियों पोटेशियम। ये का मतलब याद रखना पोटेशियम। और प्रश्न ऐसे आ जाए कि सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी होती है? वो होती है साथियों Au यानी सोना। सबसे ज्यादा क्रियाशील अगर धातु है तो वो है पोटेशियम, और सबसे कम है तो वो है क्या है? सोना है साथियों। इसके अलावा अगर आप अपवाद की बात करते हैं तो ये लगभग अपवाद थे, मैंने आपके लिए यहाँ पे ले लिए हैं साथियों। अगर तन्यता की बात हो, सर्वाधिक तन्य धातु, सर्वाधिक तन्यता वाली धातु कौन सी होती है? तो सर्वाधिक तन्यता वाली धातु होती है साथियों कौन सी होती है साथियों? सोना। अब तन्यता का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि तन्यता का मतलब होता है कि जब किसी धातु को अपन खींच कर एक लंबे पतले तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं तो उसको तन्यता कहते हैं। तो ऐसी धातु होती है साथियों सोना। सोने को अपन पिघलाकर एक लंबे तार के रूप में एक बड़ा लंबा तार बना सकते हैं। और अगर आपको पता नहीं हो तो साथियों मैं आपको बता दूं कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। यानी अगर आपके पास 1 ग्राम सोना है तो उससे आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। अब सोच लो साथियों 2 किलोमीटर कितना लंबा तार हो गया होगा 1 ग्राम सोने से। तो ये क्या है? तन्यता का गुण होता है साथियों। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे साथियों जो क्वेश्चन आपके लिए बन सकते थे मैं आपके लिए इसे क्लासेस से लेकर आया हूँ साथियों। तो उम्मीद करता हूँ कि साथियों आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा साथियों। मेहनत करता हूँ आपके लिए, आप सपोर्ट बना कर रखो और साथ में लाइक करो, कमेंट करो साथियों, क्योंकि आप सभी साथियों के प्यार और सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है साथियों। आप अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइए साथियों, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए साथियों।
तो साथियों, ये जो क्लास थी जिसमें मैंने लास्ट में इक्वेशन बताए, इनमें से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आपकी चतुश्रेणी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ये मेरा यहाँ से लगभग 99% है कि अगर क्वेश्चन बनेगा तो इनमें से बनेगा, जो मैंने लास्ट में क्वेश्चन बताए हैं ना अपवाद स्वरूप, इनसे क्वेश्चन बनेगा साथियों। तो साथियों यार वीडियो को लाइक कीजिए, मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय साथियों, जय हिंद।